नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे 23 पर चर्चा जुबानी जमा खर्चा। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। कांग्रेस टिकट देने जिला और ब्लॉक से आवेदन लेगी, जिसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा कि सभी का काम अच्छा है तो हर जिले में सीएम क्यों जा रहे हैं। 71 विधायकों को टिकट देने की घोषणा कर देना चाहिए, तब पता चलेगा कि विधायकों ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। उधर विधायकों को टिकट देने वाले बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों से पहले धर्मलाल कौशिक अपनी चिंता करें। जब उन्होंने काम किया है तो बिल्हा से टिकट खतरे में क्यों है। बीजेपी के सभी 13 विधायकों की टिकट खतरे में है। बीजेपी में दम है तो सभी 13 विधायकों को टिकट दें। इतना ही नहीं, घोषणा पत्र को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष जहां घोषणा पत्र को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष घोषणा पत्र के पूरे किए वादे को बीजेपी नेताओं के पास लिस्ट भेज रही है और किसी भी मंच पर चर्चा के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घोषणा पत्र को लेकर हंगामा है, टिकट को लेकर हंगामा होने लगा है और क्योंकि पक्ष विपक्ष है तो नोकझोंक देखने को मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन है बेहद खास, रोमांचक, महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं और ये गोटबात के माध्यम से जो बोल रहे हैं कि हमारे विधायकों की स्थिति मजबूत है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इतना ही अच्छा है और इतना अपने विधायकों के ऊपर भी विश्वास है तो ना आपको जाने की ज़रूरत है जिला में, ना आपको बात करने की ज़रूरत है। जो लोग आपके भी विधायक हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है तो उनको टिकट देने के लिए मैं समझता हूं कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको टिकट देनी चाहिए। लेकिन ऊपर से जो बोल रहे हैं अंदर से कुछ और बात है और इसलिए वो वहाँ जाने की बात करते हैं, वहाँ जिला में देने की बात करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके विधायक हार रहे हैं, वो जीत के नहीं आ रहे हैं और इससे बचने के लिए वो नया पैतरा अपना रहे हैं कि जिससे वहाँ पर कह सके कि हम क्या करें भाई, इतने दावेदार है और तुम्हारी टिकट कट गई, क्योंकि उनका टिकट काटना तय है। हमारे यहाँ की टिप्पणी करने के बजाय आत्मावलोकन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष रहने के बावजूद भी बिल्हा में उनकी खुद की टिकट के संकट के बादल क्यों मंडरा है। कांग्रेस पार्टी का टिकट बांटने का अपना एक फार्मूला है। हमारी चुनाव समिति बन चुकी है। चुनाव समिति हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ एक टिकट बांटने का फार्मूला तय करती है। उसी फार्मूले के तहत हमारे यहाँ टिकट वितरण होता है। कौशिक जी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि अब की बार अमित शाह उनको टिकट चुनाव लड़ने लायक छोड़ेंगे कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में कमल यहाँ जनता किसका देगी साथ, 23 पर चर्चा जुबानी जमा खर्चा। विधायकों को लेकर जिस तरीके से बात उठाई जा रही है, तंज कसे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल तो बड़ा है कि आखिरकार किसके टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा और विधायकों को टिकट मिलने और टिकट कटने का पैमाना क्या होगा, किस स्तर पर इसको तय किया जाएगा। ये निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होना है, क्योंकि जिस तरीके से बहुमत के साथ सरकार बनी थी उसके बाद क्या वो चेहरे रिपीट होंगे, क्या स्ट्रैटेजी भूपेश बघेल ने बना रखी है, क्या जो इनकी समिति बनी है वो किस आधार पर टिकट के बंटवारे करेगी। सेम चीज भारतीय जनता पार्टी पर भी देखिए लागू है, क्योंकि अभी फिलहाल एक तरफ से सवाल उठाया गया तो दूसरी तरफ से भी पलटवार हो गया। जिस तरीके से सुशील आनंद शुक्ला ने साफ तौर पर कहा कि पहले अपनी चिंता कर लें धर्मलाल कौशिक, अपनी टिकट की चिंता कर लें बिल्हा से, उसके बाद दूसरों पर सवाल उठाएं। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत है, पक्ष विपक्ष हैं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये बड़ा सवाल भी है कि टिकट वितरण का जो पैमाना होगा, जो वर्तमान विधायक हैं उनके लिए क्या प्लान किया गया है। चलिए और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए महेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़ेंगे। महेश जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अंशुल जी आपसे, और बहुत सीधा सा सटीक सा सवाल है कि ये शायद एक जो समिति बनाई गई है जो टिकट को लेके सारी चीज़ों को तय करेगी, एक क्राइटेरिया हर राजनीतिक दल का अपना होता है, उनकी प्लानिंग होती है कि हमें किस चेहरे को टिकट देना है, किसके टिकट कटना है, उसके लिए क्या करना है, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल हर जिले में जा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस को जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगता है कि आपको डर है, और यदि डर नहीं है
तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपके 71 चेहरे हैं आप रिपीट कर दीजिए, फिर देखिए कि क्या होगा। क्या इन बातों का क्या मायने हैं? क्या वाकई में ये बात सच है कि कोई भय है इसलिए जाना पड़ रहा है, या चुनावी एक कहते हैं ना सामान्य सी प्रोसेस है कि हमें तो जाना है, इलेक्शन है? भूपेश बघेल जी हर जिले में जा रहे हैं, जनता जनार्दन से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, उनके प्रश्नों को सुन डबल आवाज आ रहा है, जवाब दे रहे हैं, अपने प्रश्नों को कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में एक बहुत उम्दा कार्य किया होगा, तभी किसी नेता में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह जनता जनार्दन के बीच में खड़ा होता है और उनसे संवाद करता है, उनसे बात करता है। हालांकि बीजेपी इस बात को नहीं समझेगी, बीजेपी इस बात को ये नहीं समझेगी कि कोई नेता इतना भी काम कर सकता है कि जनता के बीच में खड़ा हो सकता है। यह छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। छत्तीसगढ़ का हर एक जन मानस जो होता है वह यह समझता है कि हमारा मुख्यमंत्री है, हमारे बीच में आना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री है, हमसे चर्चा करना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री है, जो हमारी समस्या है उस पर एक परिचर्चा हो कि उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के और सारे उम्दा नेताओं से, 15 वर्ष आपकी भी सरकार थी, मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते थे? 15 वर्ष आपकी भी सरकार थी, युवाओं से संवाद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कार्य करने का, जो उन्होंने कार्य किया था, जो उन्होंने एक सलूफर तैयार किया था, उसको पूरा नहीं कर पाए थे। हमने 36 वादे करे थे मोहतरमा, 90% से ज्यादा वादे हम लोगों ने पूर्ण कर चुके हैं। अगर शराबबंदी को छोड़ दें तो सारे वादे जो है हमने पूर्ण कर चुके हैं। यह मुख्यमंत्री जी का बयान है और छाती चौड़ी करके खुले मंच पर मैं यह कहना चाहता हूं, इसके ऊपर कभी भी चर्चा हो सकती है। दूसरी बात, जो नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं, बीजेपी की यही तो परिकल्पना है और बीजेपी की यही तो सबसे बड़ी कमी है। हम खुद चाहते हैं कि एक स्वस्थ जमहूरियत में उत्तम विपक्ष होने का नाता होना चाहिए, लेकिन बीजेपी को पता नहीं पिछले पौने 5 वर्षों में क्या हो गया। इनके पास कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं रहता। पहले नेताओं पर बात करते हैं, फिर विधायकों पर बात करते हैं। अब आने वाले समय में ये भी कहने लगे कि वो जो विधायक है उसके बाजू में जो आदमी खड़ा रहता है ना, वह ठीक नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झाकी ना करें तो बेहतर है। वह अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर लें, उन्हें किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, उस पर कार्यक्रम कर लें। रमन सिंह को ये फिर से आगे ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, उस पर काम कर लें। ब्रजमोहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर काम कर लें। हमें हमारा काम अपने ऊपर छोड़ दें। आपको खुद को पता है कि हम कितने उम्दा तरीके से संगठनात्मक तौर पर और राज्य सरकार के तौर पर कितने उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं कि 75 पार, अब की बार 75 पार। ठीक है, चलिए महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। महेश जी, जिस तरह से बात उठाई गई है भूपेश बघेल के, हर जिले में वो जा रहे हैं, कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि हम जाएंगे, हम हमेशा जाते आए हैं और आप लोग भी जाइए, आप लोगों को भी जाना चाहिए था। उसके बाद तो सारी चीजें निकल कर आएंगी और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक जाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि किसने क्या किया है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन से विधायक के लिए क्या, ये तमाम चीजें जाने के बाद ही पता चलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ज्यादा कोई ऐसे प्रश्न उठाने की बात है। लेकिन धर्मलाल कौशिक ने जिस तरीके से सवाल उठाया कि आप क्यों जा रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना भरोसा यदि आपको है, एक नारा जो चला है भूपेश है तो भरोसा है, आप पूरे के पूरे 71 टिकट वैसे ही दे दीजिए। तो ये तो उनका अंदरूनी मामला हुआ। बीजेपी के लिए भी क्या ऐसा ही कुछ है? आपके यहाँ का टिकट का क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने कहा है, कांग्रेस की तरफ से ये पलटवार आया है कि धर्मलाल कौशिक पहले अपनी चिंता कर ले। राखी जी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं तो उनको हर जिले में जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए 4.5 साल 5 साल भी रहा, उस बीच में तो कभी गए नहीं, क्योंकि अंतिम समय है। इन्होंने जो वादा किया था, जो वादा खिलाफी छत्तीसगढ़ के जनता के साथ किया है, और सबसे बड़ा वादा खिलाफी तो उनके ही विधायक और वर्तमान उप मुख्यमंत्री के साथ जो वादा खिलाफी किया गया है, जो 2.5 साल का सौदा था, तो इसको कहीं ना कहीं पाटने के लिए इनको तो जाना पड़ेगा। और आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी के जो घोषणा पत्र है उनको पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते टी.एस. सिंहदेव जी इस बार घोषणा पत्र समिति से अपने आप को अलग रखा। रही बात कांग्रेस के 71 विधायक है, उनका विधायक अगर अच्छा किए होंगे, अच्छा काम किए होंगे, तो मुझे लगता है, क्योंकि भूपेश बघेल का जो भ्रष्टाचार में सहयोग करने में तो बहुत अच्छा से काम किए हैं। जिस प्रकार से कोयला घोटाला हो, चाहे गाय घोटाला का घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, इसमें तो सहयोग किए हैं। और रही बात इनके ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के लोगों को टिकट देने के लिए जो इन्होंने आमंत्रित किया है, इनको टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही निचले स्तर के लोगों को, अगर कांग्रेस पार्टी 70 साल के अंदर अगर ऐसा सोच रख के अगर काम करता तो आज कांग्रेस मुक्त भारत होने नहीं जाता, क्योंकि ये गांधी परिवार के इशारे पर, गांधी परिवार के नाम पे इस देश में इनका सत्ता चलता रहा एक तरफा, और संजोग से
जिस प्रकार से गांधी परिवार को इस देश के लोग नकार दिए, इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को बनाना पड़ा। और आज निचले स्तर की बात करें, अच्छी बात है कि इनका सोच जो बदल रहा है। जो कांग्रेस इस देश के लोगों को कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ का नारा देके इस देश को जिस प्रकार से शोषण करके रखा, जो और इनके कई ऐसे घोटाले देखेंगे। और आज कांग्रेस पार्टी को अगर इतना भरोसा है उनके विधायकों में, तो उनके 71 विधायक अगर अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे, उनको तो निश्चित ही देना चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी यही बात बोले हैं। और हमारा बात, इनको जो चिंता है कि हमारे विधायकों की बात, हमारा पार्टी विचारधारा से पैदा हुआ पार्टी है, कार्यकर्ताओं का पार्टी है। अब जरूरत पड़ने पे हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले को बना सकते हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। एक आदिवासी महिला जिसको देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी का सोच। कांग्रेस का सोच नहीं है कि गांधी परिवार जिसको टिक लगा दे उसको टिकट मिल जाए, ये उसको बड़ा नेता बना दे, ये सोच नहीं है। लेकिन आज महेश जी, चलिए, मुझे लगता है कुछ इशू हुआ है। आपकी आवाज आना बंद हुई है, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। लेकिन बहुत कुछ कह रहे थे, नेशनल पॉलिटिक्स पे भी चले गए थे। खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, बहुत सारे लोग आ गए इस चर्चा में। खैर ठीक है, मुझे सवाल घोषणा पत्र पे करना था, पर दोबारा कनेक्ट होंगे तो बात करेंगे। महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है, थोड़ा हाँ, वीडियो हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रही थी कि हम छत्तीसगढ़ से वो 10 जनपद चले गए थे, वहां राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी, बहुत सारी चीजें आ गई थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हुआ। अंशुल जी, 1 मिनट आ रही हूँ। मुझे बस इतना बताइए महेश जी कि अब आने वाले समय में क्या, और सबसे महत्वपूर्ण, जिन चेहरों को लेके बात होती है बार बार छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में, जनता को जो निर्णय देना होगा वो दे देगी। लेकिन घोषणा पत्र को लेके बहुत सारी बातें हो गई। बहुत दिनों से मैं घोषणा पत्र को लेकर हंगामा देख रही हूं, और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि हमने अपने घोषणा पत्र के जो वादे पूरे किए हैं उसकी पूरी लिस्ट हम बीजेपी को पहुंचाएंगे। और बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी बार बार कह रही है कि आप टीएस सिंहदेव को भेज दीजिए। ये वो उनको क्यों भेजेंगे, वो आपको भेजेंगे ना। नहीं, घोषणा पत्र में जो इन्होंने जो पूरा करने की बात कर रहे हैं, आप धान की बात करते हैं। धान तो ऑलरेडी केंद्र सरकार का जो समर्थन मूल्य वो जो मिल रहा है, इनको जो अंतर का राशि देना था 2017 में 1770 रुपया कुछ 60 रुपया कुछ था, इनको 750 कुछ रुपया देना था। लेकिन इस 2018 से लेकर 2023 का अगर बात करें तो 2200-2100 रुपया तो केंद्र का समर्थन मूल्य हो गया है, उनको अंतर का मूल्य कम हो गया। तो इसको अगर मिला के देते तो 2900 लगभग होना था। तो आज हम तो डंके के चोट बोल रहे हैं, अगर धान छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है तो केंद्र का दम पे खरीदा जा रहा है। केंद्र का 80% राशि केंद्र सरकार धान खरीदी में लगा रही है। दूसरा, आज जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो किसका पैसा? ये लोग, इनके विधायक, इनके सांसद जाके भूमि पूजन कर रहे हैं, केंद्र का राशि है। आज प्रधानमंत्री आवास, जो आज छत्तीसगढ़ में 14 लाख हमारे गरीब हितग्राहियों को आवास से वंचित होना पड़ा, तो अगर इसको पूरा किए होते तो आज 14 लाख परिवार को छत मिलता। इसी प्रकार आप जितने भी योजना देखेंगे, आप चाहे गाय गोटान की बात करेंगे तो नरेगा से राशि 14-20, 15-20 कोई ऐसी घोषणा है महेश जी, कोई ऐसी घोषणा है जो कांग्रेस ने पूरी करी हो, जिसको विपक्ष कह दे कि हाँ किया, या सब वादा खिलाफी वाली चीजें? नहीं, आज मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी भ्रष्टाचार की बात करूं तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो बेरोजगारी भत्ता देके इन लोगों ने बता रहे हैं कि 0.5% लगभग बेरोजगारी दर है। आज वर्तमान में जगदलपुर में, जिस मेरा बीजेपी कार्यालय के पास एक भवन है, वहां 18 पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरा जा रहा है। हजारों की संख्या में बेरोजगार वो भटक रहे हैं। 18 पोस्ट के लिए हजारों की संख्या में 2-3 हजार ये बेरोजगार कहां से आ रहे हैं? तो बेरोजगारी में जो क्राइटेरिया रखा गया, जिसमें वास्तव में जो रोजगार, जिसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, उनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अब मैं अंशुल जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो वो वाली चीजें बता रहे हैं जो उनको लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, किया ही नहीं गया है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी लिस्ट बीजेपी तक पहुंचेगी घोषणा पत्र की? आपने बीजेपी प्रवक्ता से प्रश्न किया और आपने ये पूछा कि आप क्या करने वाले, लेकिन थोड़ा सा आप उठाकर देख लीजिए आपकी डिक्शनरी में कि बीजेपी प्रवक्ता ने एक बार भी नहीं बताया कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद
संगठन में क्या करने वाली है। उनने फिर से वही कमी अर्जित कर दी कि इनने दूसरों के घर में देख लिया कि हम क्या करने वाले क्या नहीं, उनने अपना कुछ भी नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं। इन्होंने एक धान की बात कही कि भाई केंद्र सरकार का समर्थन 2000 रुपए है। तो महोदय से मैं यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं बनारस से, वहां पर समर्थन मूल्य 1200 रुपए क्यों हो जाता है महोदय, और छत्तीसगढ़ में 2000 रुपए क्यों हो जाता है, जबकि प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय पूरे देश के लिए लागू होता है। समझता हूँ इस देश में सबसे ज्यादा रेट पूरे देश के लिए लागू होता है। मिलना चाहिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मिलना चाहिए। इन्होंने बेरोजगारी आंकड़े की बात कही कि हमने कहा है कि 0.6 पर हम लाइज कर रहे हैं। साहब, हमने नहीं कहा है, ये सीआईएम के डाटा कहता है, कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है। और हाथ जोड़कर आपसे विनती कर लेना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपकी जुबान से मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम यह आरोप लगाते हैं कि आज मेरा देश सबसे ज्यादा 45 वर्षों में बेरोजगारी को भोग रहा है। कृपया कर पिछले 9 वर्षों से देश की संसद से एक भी आंकड़ा बेरोजगारी दर का नहीं आया है। वो मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार इस बात को क्यों छुपा रही है। मैं कह लेना चाहता हूं अभी भी संसद चल रही है, बेरोजगारी आंकड़े प्रस्तुत कर दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं तो आप पूछना चाहता हूं कि क्यों सीआईएम पे हम भरोसे पर बैठे हैं। हम अपनी देश की संसद पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करें। उन्होंने तो ये कहा था ना कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। बता देना कि कितना रोजगार मिला है देश को और कितना नहीं मिला है देश को। तो वही कह रहा हूं कि आप ये जो भ्रमवाद की राजनीति है उसको करना महोदय बंद कर दें। आपसे मैं खुले तौर पर यह चैलेंज के साथ कह देना चाहता हूं कि मंच पर चाहे वो केंद्र सरकार का काम हो चाहे छत्तीसगढ़ का काम हो, एक एक बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक एक बिंदु पर चर्चा करने की शक्ति और हिमाकत रखता हूं, और बल्कि सार्थक चर्चा। जैसे मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल बताए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, जल जीवन मिशन की बात करते हैं और पीएम आवास योजना की बात करते हैं, तो वही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होते हैं, वही देश का गृह मंत्रालय होता है जो 56 नए पुरस्कार को छत्तीसगढ़ शासन को नवाजता है। तो मुझे यह तय कर लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बीजेपी सही बोल रही है कि मेरे देश के हुक्मरान सही बोल रहे हैं। मुझे यह तय कर लेना चाहिए कि यहाँ पर बैठ के मेरे प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली में बैठ के हमारे नेताजी झूठ बोल रहे हैं। तो आप 10 जनपद पर मत जाइए, आप दिल्ली पर मत जाइए। छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी क्या करने वाली है। आप जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि 15 साल में हमने विकास किया, 15 साल में हमने काम किया, तो 15 साल के में जिसके नेतृत्व पे आपने विकास किया आदरणीय रमन सिंह जी को, उनको आप हाशिए पर रखकर बैठे हैं महोदय। उनको आप सभाओं में नहीं ले जा रहे हैं। ऐसा कौन सा भय है आपको अपने नेता से, जिनको जिस आदमी ने आपके हिसाब से 15 साल में नकली विकास किया, उस आदमी को आप चेहरा नहीं बना पा रहे हैं, उस आदमी को आप अपनी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नहीं ले जा पा रहे हैं, आप उसको दिल्ली भेज रहे हैं। तो ये थोड़ा सा तय करके जनता को बता दीजिए। आप दिल्ली मत जाइए। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा और मुझे आपको बताना पड़ेगा महोदय। ठीक है महेश जी। मिश्रा जी, बनारस में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह पहले भी केंद्र के नेता थे। अब हमको जब जरूरत पड़ेगा हम केंद्र को नेता यहाँ भी बुलाएंगे, यहाँ से दिल्ली भी भेजेंगे, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह पहले भी केंद्र का नेता थे। और डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जो विकास किया, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में तो सर मैं वही तो कह रहा हूं, कितनी अच्छी बात है। आपके कांग्रेस में कांग्रेस का शासन था, आदमी को आप जनता के बीच में क्यों ले जा रहे हैं। वो आदमी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि सीएम का छोटा मोटा चेहरा मैं भी हूँ। ये तो तय कर लीजिए। आपके नेता ही कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। रमन सिंह जी कह रहे हैं कि छोटा मोटा चेहरा सर सीएम का मैं भी हूँ। वो कहते हैं कि मुझे बैठकों में नहीं बुलाया जाता, वो कहते हैं कि बूथ स्तर की बैठकों में मुझे नहीं बुलाया जाता, वो कहते हैं कि मुझे राज्य स्तर की बैठकों में नहीं बुलाया जाता। वो ये आरोप लगाते हैं कि मुझे एकात्म परिसर में घुसने की अनुमति नहीं है। ऐसा कैसा नेता है सर आपका जिसने 15 साल इतना विकास किया? उस नेता की छवि आप इतनी खराब कर रहे हैं। वो उनका आदेश है, हमारा कहना नहीं है सर। आप अपना बताइए सर। महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, महेश जी फिर डिस्कनेक्ट हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में देखिए जो भी होना है जनता को तय करना है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और इसको बहुत पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि विपक्ष कहते हैं ना कि एक बड़ा अहम होता है। उसके पास यदि कोई बात है, उसके पास कोई मुद्दा है, उसके पास यदि कोई प्रमाण है, सबसे बड़ा होता है प्रमाण। तो यदि वो कोई कमियां गिना रहा है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं कि हमें उसके लिए करना क्या है। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, कहने से तो हम सच्चा झूठा नहीं कर सकते, लेकिन हम आंकड़ों में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ये तब सबसे ज्यादा जरूरी होगा अंशुल जी, जब हम कहते हैं ना कि जनता के बीच में होंगे। वहां जब हमसे इस तरह की बातें करी जाए या जनप्रतिनिधि से बात की जाए ना,
तब ये जवाब बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां पे जनप्रतिनिधि खुद जा रहा होता है, जिसका टिकट होता है वो खुद जा रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तब के लिए होता है। तो कांग्रेस इन सब तमाम चीजों के लिए बिल्कुल तैयार है, बेशक तैयार है। और थोड़ा सा मैं आपको पिछले 5 साल का इतिहास गिना देना चाहता हूँ। स्वदेश न्यूज बड़ा जिम्मेदार न्यूज चैनल है और पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ को, न जाने कितने सालों से छत्तीसगढ़ को कवर कर रहा है। आप देख लीजिए, अगर कोरोना काल को छोड़ दें तो उसके इतर बाकी के संपूर्ण काल में, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्रालय हो, चाहे विधायक हो, चाहे हम जैसे युवा नेता हो, सर्वप्रथम तो जमीनी स्तर पर खड़े हुए हैं। जनता जनार्दन की बात कहिए और जनता जनार्दन से बात करिए, ताकि जनता और सरकार के बीच में खाई उत्पन्न ना हो पाए, ताकि हम यह सत्य कर बता सकें कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो संपूर्ण हिंदुस्तान में एक आदर्श सरकार निकल कर आई है। इसी की प्रतिलिपि है कि छत्तीसगढ़ में आज जो बीजेपी है वह मुद्दाविहीन हो चुकी है। बीजेपी भ्रष्टाचार का सिर्फ आरोप लगा सकती है, साक्ष्य और सबूतों के साथ नहीं आ सकती। ईडी किस प्रकार से पिछले 6, 7, 8 महीनों से आप आ रही है मोहतरमा, उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता है। छत्तीसगढ़ कैसे चहुमुखी विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी, इसी की परिणति है कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी जो है वो 7.9 जाती हुई नजर आई है, और मेरे देश की जीडीपी वो है वो 2.1 पर लाइज कर रही है। सबसे ज्यादा अगर हमको पुरस्कार मिले हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ मातारी को मिले हैं। सबसे उम्दा मुख्यमंत्री की रेस में अगर सबसे आगे कोई है तो वह छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है। और क्या करें, 2500 रुपए से ऊपर समर्थन मूल्य अगर कहीं मिल रहा है तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर महिलाएं खुश हैं तो छत्तीसगढ़ में है, सबसे ज्यादा किसान खुश हैं तो वह छत्तीसगढ़ में है। तो चहुमुखी विकास की धारा प्रवाह करने का काम सिर्फ क्योंकि हम ये समझते हैं कि करने का एक मकसद होता है और ना करने के 1000 बहाने होते हैं। बीजेपी के पास 1000 बहाने हैं, हमारे पास सिर्फ एक मकसद है कि जनता जनार्दन की सेवा एन केन प्रकार करना है। तो हमने यह दृढ़ संकल्पित होकर हमने किया था और आज हमें इसकी परिणति देखने को मिल रही है। आज जनता जनार्दन के समक्ष जब हमारा मुखिया खड़ा होता है, भूपेश बघेल जी खड़े होते हैं और बात करते हैं तो समझ में आता है, छाती चौड़ी होती है, ऐसा लगता है कि हाँ हमने पिछले 5 वर्षों में कुछ किया है। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में हमको 75 पार का जो हमने नारा दिया है वो साक्षात्कार होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, निश्चित समय पर निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात भी होगी, क्योंकि समय भी हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया और महेश जी का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, दोबारा कनेक्ट नहीं हुए हैं इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बात हो रही है और शुरू से 23 पर चर्चा है, जुबानी जमा खर्चा है, क्योंकि बोला बहुत कुछ जा रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, कर कितना रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ की सियासत में ये दोनों ही राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिरकार कैसे उनको आना है, क्या उनकी प्लानिंग्स है, आरोप प्रत्यारोप से हटकर किन मुद्दों पर आप अपनी पैठ को बना पाएंगे और जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे। ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।